जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उत्तराखंड में मूल निवासी आंदोलन ने एक बार फिर इस शब्द को चर्चा में ला दिया है। यदि हम भारत सरकार की माने तो 1950 तक जो भी लोग भारत के जिस राज्य में रह रहे थे वे वहाँ के मूल निवासी हैं। और इस बारे में राष्ट्रपति ने बाकायदा 1950 में आदेश भी जारी किए थे और जिन्हें 1961 में गजट में प्रकाशित कर दिया गया था। उत्तराखंड का आंदोलन इसी के इर्द गिर्द है। परंतु भारत में एक और बात कही जाती है और जो कुछ खास तौर पर आदिवासी इलाकों में कि कुछ लोग अपने को यहाँ मूल निवासी घोषित करने लग गए हैं, जबकि आपको यह बता दूं कि संविधान में मूल निवासी या आदिवासी जैसे शब्द नहीं हैं। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो मूल निवासियों के मामले के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य समूह IWGIE की वेबसाइट पर भी अपनी टिप्पणी में कहा गया है कि भारत ने मूल निवासियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा के पक्ष में इस शर्त पर मतदान किया था कि स्वतंत्रता के बाद सभी भारतीय मूल निवासी हैं। यानी इस घोषणा के बाद इस शब्द पर कोई इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए थी कि भारत में कौन मूल निवासी है और कौन बाहर का। क्षेत्रीय स्तर की मैं बात नहीं करूं जिसमें राष्ट्रपति ने ये कहा है कि 1950 तक जो जिस राज्य में बसे हैं वे वहाँ के मूल निवासी होंगे। जी हाँ, मैं इसी मुद्दे पर आप विस्तार से बात करूँगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूँ आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, यानी हिमालयी लोग चैनल को। मेरा एक और चैनल है HCL न्यूज़ जो कि समसामयिक मुद्दों पर विश्लेषण को लेकर है, उसको भी देखिएगा और दोनों चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, यह आपसे विनम्र अनुरोध है। भारत में मूल निवासी शब्द को लेकर मैं जो बात करने जा रहा हूँ वह एक शोध पत्र पर आधारित है। यह शोध पत्र प्रोफेसर TC जेम्स ने लिखा है, जो कि रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज यानी विकासशील देशों के अनुसंधान व सूचना प्रणाली के विजिटिंग फेलो हैं। इस शोध पत्र यानी रिसर्च पेपर का जो शीर्षक है वह है भारत में मूल निवासी होने का आशय तथा अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ। इसमें कहा गया कि मूल निवासियों के मामले के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य समूह यानी IWGIE की जो वेबसाइट है उस पर अपनी टिप्पणी में कहा गया है कि भारत ने मूल निवासी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा के पक्ष में इस शर्त पर मतदान किया था कि स्वतंत्रता के बाद सभी भारतीय मूल निवासी हैं। और यह मैंने पहले भी कहा कि भारत के राष्ट्रपति ने 1950 में जो 2 आदेश जारी किए थे उसमें कहा गया था कि जो भी मनुष्य, जो भी व्यक्ति जिस राज्य में रह रहा है वह वहाँ का मूल निवासी माना जाएगा। संविधान में भी जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति हैं उनके लिए कहीं भी आदिवासी या मूल निवासी इस तरीके का कोई शब्द नहीं पाया जाता है। इसलिए आज जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि कोई लोग बाहर के लोग हैं और कोई वे मूल निवासी हैं, यह बिल्कुल गैर संवैधानिक बात है और संविधान में यह ऐसा है ही नहीं। यदि वे ऐसा कहते हैं तो वे उन लोगों की भावनाओं को अनादर करते हैं जिनमें बाबा साहब अम्बेडकर हो या अन्य लोग जिन्होंने मिलकर भारत के संविधान को बनाया था। अब बात करते हैं भारत में जो मूल निवास की जो बात करते हैं मूलवासी की, हालांकि ये शब्द नहीं है लेकिन इसी संदर्भ में मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। भारत ने मानवाधिकार पर जो वैश्विक घोषणा 1957 में हुई थी उसमें हस्ताक्षर किए थे और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत का हमेशा रुख अपनी संस्कृति और लोकाचार पर आधारित रहा है, यह शोध पत्र कहता है। संयुक्त राष्ट्र ने भी पहली बार आधिकारिक तौर पर मूल निवासी शब्द का प्रयोग सतत विकास एवं विश्व शिखर सम्मेलन 2002 की अपनी राजनीतिक घोषणा में किया था, यानी इससे पहले ये शब्द था ही नहीं प्रचलन में। हालांकि मूल निवासी लोगों पर 1982 में ही संयुक्त राष्ट्र कार्य के एक कार्यशील गुट की स्थापना की गई थी। इससे पहले इस शब्द को संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक दस्तावेजों में उपयोग के लिए अभी भी बहस के लिए तहत, यानी इस पर अभी बहस जारी है, यह माना गया था। मूल निवासी लोग या इस शब्द से मूल निवासी की मौखिक अभिव्यक्ति वाले अर्थ से भिन्न कई अर्थों की उत्पत्ति होती है। इस शब्द का शब्दकोशीय अर्थ किसी विशेष स्थान पर स्वाभाविक रूप से उत्पन्न या घटित होना है। मूल शब्द और इसकी उत्पत्ति 17वीं शताब्दी के मध्य में पाई जाती है
और इसके अनुसार लैटिन शब्द इंडिजीन से यह लिया गया है, जिसका अर्थ है भीतर पैदा हुआ, जबकि इंडिजीन शब्द 16वीं शताब्दी के अंतिम हिस्से में पाया गया था। बाद में यह मूल निवासी शब्द व्यापक एकेडमिक चर्चाओं में शामिल हो गया। 20वीं सदी की शुरुआत में विशेष रूप से मैक्सिकन क्रांति यानी 1910 और 1920 के बीच के बाद इसका प्रचलन बढ़ा। इसने उन लोगों के बारे में औपनिवेशिक धारणाओं में बदलाव की शुरुआत की जिन्हें उपनिवेशवादियों ने अपने अधीन कर लिया था और जिनकी भूमि पर उन्होंने बड़े पैमाने पर पलायन करवाने के लिए ज़्यादातर सशस्त्र और हिंसक कब्जा कर लिया था। यदि आप हिस्ट्री में देखें तो दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में वहाँ के मूल निवासियों को खत्म करने की पूरी कोशिश की गई। वहाँ की मूल आबादी पूरी तरह से हाशिए पर धकेल दी गई थी। वहाँ के मूल लोगों को कुछ खास बाड़ों में, जैसे उत्तर के देशों में और दक्षिण के देशों में, किसी भी राजनीतिक या आर्थिक शक्ति से प्रभावित ढंग से बाहर रखा गया था। हालांकि मेस्टिस जो की एक बड़ी संख्या थी और वे उस क्षेत्र के थे जहाँ इतिहास केवल औपनिवेशिक शक्तियों का था। भारत में जनजातियाँ उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों से भिन्न हैं, जिन्हें 15वीं शताब्दी के बाद उनकी भूमि पर विजय प्राप्त करने वाले लोगों द्वारा उन्हीं की भूमि से खदेड़ दिया गया था। यह सब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि में हुआ था। जबकि भारत में अनुसूचित जातियों की सूची एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न हो सकती है, अर्थात यहाँ एक समुदाय जो एक राज्य में अनुसूचित जाति है, दूसरे राज्य में वैसी नहीं है। यह अधिसूचित राज्य सूचियों पर आधारित है जो स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। और दरअसल अनुसूचित जातियों की सूची की अधिसूचना एक सतत प्रक्रिया है। यदि हम उदाहरण के तौर पर भी देखें कि नॉर्थ ईस्ट में कई जातियां ऐसी हैं जो बहुत बाद में भारत में आई हैं और लेकिन वे अनुसूचित जनजातियों में शामिल हैं। देर से ही सही, लेकिन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में विद्वानों ने इस विचार को व्यक्त करना शुरू कर दिया था कि यूरोप के लोगों के आगमन से पहले अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में लोग रह रहे थे और उनकी अपनी संस्कृति और पद्धतियां थी। उन क्षेत्रों के पहले के निवासी मूल निवासी लोग थे। इतिहास का यह संपूर्ण सफाया भारत तथा अन्य एशियाई देशों जैसे इंडोनेशिया, श्रीलंका में आदि में इस तरह से नहीं हुआ, जो उपनिवेशवाद के अधीन रहे। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि भारत में चाहे मुस्लिम आक्रांता हों या अंग्रेज, उन्होंने यार राज तो किया, लेकिन वे यहाँ की जो पूरी आबादी थी, जनसंख्या थी या जो लोग थे, जो संस्कृति थी, उसका समूल नष्ट नहीं कर पाए। भारत ने शुरू से यह विचार रखा कि इस देश के सभी लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत 13 सितंबर 2007 को आयोजित संयुक्त राष्ट्र की 107वीं पूर्ण बैठक में यह प्रस्तावना के माध्यम से मूल निवासी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र को जो अपनाया गया था। यह एक गैर बाध्यकारी प्रस्ताव था जहां पर 143 देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया और 4 संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने इसके विरोध में मतदान किया, जबकि 11 देश मतदान से अनुपस्थित रहे। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, भूटान भी मतदान से अनुपस्थित थे और भारत ने हालांकि इसके पक्ष में मतदान किया था। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि अजय मल्होत्रा ने भारत में सभी मूल निवासी लोग कौन हैं इस पर भारत की स्थिति पर एक वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था कि जहां घोषणा में यह परिभाषित नहीं किया गया है कि मूल निवासियों की बनावट क्या है, मूल निवासी अधिकारों का विषय स्वतंत्र देशों में लोगों से संबंधित है जिन्हें देश में रहने वाली आबादी से उनकी वंशजता के कारण अथवा एक भौगोलिक क्षेत्र विशेष जो उस देश पर विजय या उपनिवेश की स्थापना या वर्तमान राज्य की सीमाओं की स्थापना के समय उस देश का था, जो उस देश में निवास करते आए हैं और जिन्होंने अपनी कानूनी स्थिति के बावजूद अपने कतिपय या सभी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संस्थानों को बनाए रखा, इसलिए उन्हें स्वदेशी माना जाता है। वैसे भी यह बताने लायक है कि एशियाई देशों में जैसे चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया आदि ने भी मूल निवासी शब्द के वैचारिक दृष्टिकोण के कारण ये मूल शब्द पर आपत्ति जताई थी। उनका सामान्य दृष्टिकोण यह था कि मूल निवासी की अवधारणा यूरोपीय औपनिवेशिक समझौते के सामान्य अनुभव का एक उत्पाद है जो एशिया के उन हिस्सों के लिए मौलिक रूप से अनुपयुक्त है जिन्होंने प्रचुर यूरोपीय उपनिवेशों के बसाए जाने पर का अनुभव नहीं किया। इस दृष्टि या तो सभी लोग उनके देशों के मूल निवासी हैं या कोई मूल निवासी नहीं है, जैसा कि सम्मेलन में किया गया था।
अफ्रीका ने यह विचार अपनाया कि सभी अफ्रीकी देशों को तकनीकी रूप से मूल निवासी माना जाए, क्योंकि वे उस आबादी के वंशज हैं जो यूरोपीय उपनिवेशों की स्थापना से पहले उस महाद्वीप में रहते थे। उनकी राय में इस तरह के शब्दों का प्रयोग उन लोगों को अलग थलग करने के लिए जो इस महाद्वीप में सदियों से रह रहे थे कलह पैदा करेगा और नव स्वतंत्र देशों के एकीकरण के रास्ते में बाधा उत्पन्न करेगा। बहरहाल कई सम्मेलनों, कई प्रस्तावों के बाद एक बात यह सामने आई कि जो मूल निवासी कौन है। मूल निवासी समुदाय लोग और राष्ट्र वे हैं जो आक्रमणों से पूर्व और उपनिवेशों की स्थापना से पूर्व के समाजों के साथ एक ऐतिहासिक निरंतरता बनाए रखते हुए अपने क्षेत्रों में विकसित हुए और खुद को उन क्षेत्रों या उनके कुछ हिस्सों पर वर्तमान में प्रभावी समाज के इतरों घटकों से अलग मानते हैं। वे वर्तमान में समाज के गैर प्रभावी घटकों के रूप में विद्यमान हैं और अपने स्वयं की सांस्कृतिक परिपाटियों, सामाजिक संस्थाओं और कानूनी प्रणालियों के अनुसार लोगों के रूप में अपने निरंतर अस्तित्व के आधार के रूप में अपने पूर्वजों के क्षेत्रों और उनकी जातीय पहचान को संरक्षित करने, विकसित करने और भावी पीढ़ियों तक प्रसारित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। मूल निवासियों को लेकर कई परिभाषाएं गढ़ी गई। एक परिभाषा यह भी कि ऐसे लोग जो प्राचीन काल से सभी महाद्वीपों में बसे हुए हैं, वे अपनी भूमि पर रहते आए हैं, अपने सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखे हैं, अपने पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए उसे विकसित करने आए हैं और सदियों से अपनी परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। यह परिभाषा बिना किसी राजनीतिक प्रभाव के है और जनजाति समूह, समुदाय जैसे शब्दों से परहेज करता है और उसमें शामिल करने के लिए एक कट ऑफ वर्ष या अवधि निर्धारित नहीं करता है, सिवाय इसके कि उन समुदायों को उन क्षेत्रों में बहुत लंबे समय से निवास करते रहना चाहिए था। और यदि इस आधार पर भी हम देखें तो उत्तराखंड के लोग सदियों से उस क्षेत्र में रह रहे हैं और वही वहाँ के मूल निवासी हो सकते हैं। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति ने भी कहा था कि 1950 तक जो लोग जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वे वहाँ के मूल निवासी हैं। और उत्तराखंड में जो बाहर से लोग आ गए हैं उनके पूर्वज भी तो किसी राज्य में 1950 में रह रहे होंगे, तो इसकी पहचान हो सकती है कि वे कहाँ रह रहे थे और वे वहाँ के मूल निवासी हैं। अभी इस मुद्दे पर और सी मैं वीडियो लाऊंगा। यह पहला चरण था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की क्या स्थिति है। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। मूल निवास पर ही नई वीडियो के साथ जल्दी मिलता हूँ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।